नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम 1 जुलाई 2021 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो डीएनए सेशन जो होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको डिफेंस मास्टर ऐप पर इसकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप लोग ये सेशन यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं और चाहते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पर देखें, उससे अपने एग्जामिनेशन की इंटरव्यू की तैयारी करें, तो आप डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको एक बैच कोड भेजना पड़ेगा। आप ये बैच कोड यूज करिएगा DNA21 और उससे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। मैं आपको उस पर्टिकुलर बैच में यहाँ पर ऐड कर दूंगा और आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट बात, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करेंगे तो जो भी आपका एग्जामिनेशन है, एसएसबी इंटरव्यू है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन हमें रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर करनी चाहिए। आज का कोटेशन देखेंगे। कोटेशन जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन यहाँ पर दिया गया है कि इसमें बोला जा रहा है कि एक विचार, ठीक है, विचार का यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लक्ष्य है ना। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई भी एम यहाँ पर डिसाइड करते हैं तो उस एम को यहाँ पर एक विचार नाम के टर्म से जो है वो यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। एक विचार लें, उस विचार को अपना जीवन बना लें। मतलब अगर आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं तो वो चीज आप पहले फाइनल करो और उस चीज को अचीव करने के लिए आपको अब लगातार यहाँ पर जो है वो अपने पूरी की पूरी लाइफ में या जहां तक भी उसका टाइम पीरियड है वहां तक आपको यहाँ पर उसके लिए मेहनत करनी है। उस विचार को सोचें, अपना सपना देखें और उस पर जिएं, है ना। केवल क्या होता है कि केवल बातें बोलने से कि भाई हम आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज हमको यहाँ पर चाहिए, केवल बोलने मात्र से, है ना, या आपने पहले अपने किसी एग्जामिनेशन में किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, ये इस बात की गारंटी नहीं करता है कि आप अपने अगले एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो उसको सोचें, उसका सपना देखें और उस पर जिएं, है ना। मतलब कि उसके लिए आपको यहाँ पर काम करना है। मस्तिष्क हो गया आपका, मांसपेशियां, तंत्रिकाओं, शरीर के हर हिस्से पर उस विचार को भर लें। मतलब हर एक तरीके से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जो भी एम यहाँ पर बनाया है उस चीज को मुझे यहाँ पर अचीव करना है। जैसे बोलते नहीं है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर सपने को पूरा करने के लिए किसी एक इंसान ने जो है वो जीवन भर यहाँ पर काम किया। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी चीज आप यहाँ पर डिसाइड करो उसके लिए बहुत लगन के साथ आपको मेहनत यहाँ पर करनी है। बाकी सभी विचारों को निकाल दें, है ना, कि हम ये भी कर लेते हैं। कई बार होता है कि हम कई सारे एग्जामिनेशन की साथ में तैयारी करते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि ये वाला एग्जामिनेशन भी हो जाए हमारा, ये वाला एग्जामिनेशन भी हो जाए, और फिर हमें पता चलता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन उनके क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आपने यहाँ पर टारगेट बनाया है तो उसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से काम करना है। उसकी पूरी प्रिपरेशन को पूरा करिए आप पहले, और उसके बाद फिर आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए। और यही सब चीजें जो होती हैं ये आपको सफलता यहाँ पर दिलाएंगी और यही सफलता का नियम है। और इस चीज को सभी लोगों ने यहाँ पर फॉलो किया है जो आज तक आप किसी भी ना फील्ड में जो है वो यहाँ पर अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। उनका भी यही पूरा का पूरा एक पैटर्न है जो यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बढ़िया कोटेशन था। आई होप आपको इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो आज हम यहाँ पर ना 3 इंपॉर्टेंट डेज के बारे में सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, मतलब कि 3 इंपॉर्टेंट डे हैं जो 1 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाता है। पहला जो इंपॉर्टेंट डे है ये है नेशनल डॉक्टर्स डे। और 2020-2021 में जो डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसने यहाँ पर क्या कर दिया है कि सिचुएशन को हर एक देश में जो है वो काफी क्रिटिकल यहाँ पर बना दिया है। तो 1 जुलाई 2021 को हम यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं टू ऑनर द डॉक्टर एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। जो आज के समाज में हमारा जिस तरीके से डॉक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस चीज को ऑनर प्रोवाइड करने के लिए, सम्मान देने के लिए ये पर्टिकुलर डे जो है वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसके बाद एक लेजेंडरी फिजिशियन और जो सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल थे डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय, जिसको बीसी रॉय भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो उनका यहाँ पर जो है ये आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है और डेथ एनिवर्सरी है वो दोनों सेम डे पर है। ठीक है, जुलाई 1 1882 में इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 की इनकी यहाँ पर मृत्यु है। जब ये 80 साल के थे तब इनका यहाँ पर देहांत हुआ था। तो उन्हीं को यहाँ पर हम कमेमोरेट करने के लिए जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये 1 जुलाई को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आज एक इंपॉर्टेंट डे है, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे, जिसको जीएसटी डे के रूप में माना जाता है। तो ये हमने कब से स्टार्ट किया है सेलिब्रेट करना, ये 2017 से हमने डिसाइड किया है
है ना, क्योंकि ये जो जीएसटी आपको एक रिजीम यहाँ पर देखने को मिला, तो ये 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो टू मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है और जो भारत में एक नया टैक्सेशन सिस्टम है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो दो अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके इनकम के ऊपर डायरेक्टली लगता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स के बारे में बात करें, ठीक है, जो इनकम टैक्स हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो टैक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स आपको कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उसको उतना ज्यादा यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग तरीके के टैक्स यहाँ पर आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टैक्सेस हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर सबको इकट्ठा करके एक टैक्स यहाँ पर बना दिया गया जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा ना वो सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, अगर मैं सामान खरीदूंगा, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई सामान खरीदेंगे, कोई भी अगर सामान खरीदता है तो उसके लिए जो जीएसटी की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये होता है रिग्रेसिव। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स भी आपको यहाँ पर पता होनी जरूरी है। अगर हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में तो इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से हम जानते हैं, है ना। तीन तरीके की चीजें यहाँ पर होती हैं, एक तो सेंटर का जीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है, और अगर कोई इंटर स्टेट यहाँ पर सेल होती है तो इसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, इसकी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हम बात करेंगे कि वो पहली कौन सी कंट्री थी जिसने जीएसटी को अपने देश में इंप्लीमेंट किया था, तो वो था फ्रांस, जिसने 1954 में जीएसटी को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे करीब 160 प्लस यहाँ पर कंट्रीज हैं जिसने जीएसटी वाला जो यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम है उसको अपनी कंट्रीज में यहाँ पर जो है वो इंक्लूड किया। मैंने आपको बताया कि जीएसटी ने अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर दिया है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विसेज टैक्स हो गया, ये सब चीजें जो है वो जीएसटी के द्वारा अब यहाँ पर कवर करी जाती है। इसको पार्लियामेंट ने 29 मार्च 2017 को यहाँ पर पास किया था और 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर ये इफेक्ट में आ गया था, मतलब कि प्रेसिडेंट ने यहाँ पर जिस दिन इसको साइन किया था वो यहाँ पर एक्ट बन गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से नंबर का ये अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, अगर बात करेंगे कि अमेंडमेंट बिल नंबर कौन सा है तो बिल नंबर जो था ये था आपका 122, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये 101 जो यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बेसिस पे जीएसटी जो है वो आपको हमारे देश में देखने को मिलेगा। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द 122 अमेंडमेंट बिल जो मैंने आपको बताया, और इसमें याद रखिएगा इसमें आपको 5 डिफरेंट जो यहाँ पर टैक्स स्लैब्स हैं वो देखने को मिलेंगी, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% की 5 स्लैब आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब यहाँ पर हो सकती है वो 40% हो सकती है, इससे ज्यादा यहाँ पर टैक्स स्लैब जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर कवर नहीं होती हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो जीएसटी के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम होते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे तो ये भी जीएसटी के अंतर्गत कवर नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी जो होता है ये जीएसटी के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो टैक्स हैं जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थे, जिनको जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर कवर किया गया है, तो सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज कस्टम, ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल जो सरचार्ज और सेसेस होते हैं, और सेंट्रल जो सेल्स टैक्स हैं, ये सब चीजें सेंट्रल लेवल पहले यहाँ पर कलेक्ट करती थी लेकिन अब जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर आ गई है। स्टेट के बारे में बात करेंगे तो वैट हो गया, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, एडवर्टीजमेंट, लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्स होते हैं, स्टेट के सरचार्ज और सेसेस जो हैं ये जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर कवर किए गए हैं। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है उसको यहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर सब्स्यूम नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी रफ, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर 0.25% का एडिशनल जो टैक्स है वो यहाँ पर लगता है, और गोल्ड के ऊपर 3% का एडिशनल टैक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर यूज किया जा रहा है सेस। सेस बेसिकली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, जब आप टैक्स के ऊपर टैक्स देते हैं तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये सेस यहाँ पर होता है।
सेस बेसिकली किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन के लिए हो गया है ना, या किसी भी फील्ड के लिए। तो जो भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है उससे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो याद रखिएगा, इन एडिशन अ सेस लग्जरी कार्स एंड टोबैको प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो लग्जरी कार्स होती हैं, टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, इनके ऊपर सेस भी लगाया जाता है। पूरा का पूरा जो जीएसटी नेटवर्क है, जिसको जीएसटीएन के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये सॉफ्टवेयर है जिसको इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर डेवलप किया है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी, जो कि मिएटी के अंतर्गत यहाँ पर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मिलकर यहाँ पर पूरा जीएसटी नेटवर्क जो है वो यहाँ पर रन करते हैं। ये होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसमें यहाँ पर आपको इक्वल शेयर देखने को मिलेंगे, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का शेयर यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेटवर्क में इक्वल आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उनका कहना है कि पहला फेडरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर स्टेट की भागीदारी और सेंटर की भागीदारी जो है वो आपको यहाँ पर समान रूप से देखने को मिलेगी। इट विल अप्रूव ऑल डिसीजन रिलेटेड टू द टैक्सेशन इन द कंट्री। हमारे देश में जो यहाँ पर टैक्स की व्यवस्था है वो किस तरीके से रन करेगी, इसका पूरा का पूरा जो निर्णय होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो काउंसिल होती है, जिसको जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर अप्रूव करती है। तो अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में, तो आर्टिकल 279(1) जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडेड यहाँ पर ये आर्टिकल है, यहाँ पर ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल यहाँ पर बनाना है प्रेसिडेंट के द्वारा, और जब यहाँ पर आर्टिकल 279(a) जो है वो यहाँ पर जब कमेंस हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर जीएसटी काउंसिल को बनाना जरूरी है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 279(a) जो है ये जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जितने भी स्टेट के यहाँ पर जो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गई, जैसे जीएसटी काउंसिल की जो यहाँ पर चेयरपर्सन है वो यहाँ पर कौन है, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे आज के बारे में अगर हम बात करेंगे 2021 जुलाई के मंथ में, तो निर्मला सीतारमन जी जो है ये चेयरपर्सन है, जो कि जीएसटी काउंसिल में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अदर मेंबर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके मेंबर्स होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल में अगर हम बात करेंगे तो जो भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना, या कोई भी डिसीजन अगर यहाँ पर स्टार्ट करना है या कोई भी डिसीजन लेना है, तो मिनिमम अटेंडेंस जो है वो जरूरी है, जो कि 50% मेंबर्स अगर वहां पर प्रेजेंट होंगे तभी कोई भी पर्टिकुलर चीज जो है वो यहाँ पर डिस्कस करी जाएगी। अगर किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर वोटिंग के बारे में बात करेंगे तो सेंटर का जो वोटिंग यहाँ पर स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू जो है वो 1/3 वोट इन काउंसिल में देखने को मिलेगा, और स्टेट जो है वो 2/3 वेट जो है वो काउंसिल में इनकी वोटिंग का देखने को मिल रहा है। जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा वो 75% जो भी लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट करेंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा चीजों को फाइनल किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जीएसटी के बारे में, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे हम। आज एक और इंपॉर्टेंट डे है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक है, तो ये भी 1 जुलाई 2021 को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, ऑफ इंडिया, ICAI। तो इस पर्टिकुलर डे में 1 जुलाई 1949 को ये पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था, और इसीलिए 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हम अपने देश में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है हमारा आज का एजेंडा। ठीक है, तो इसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, ये किसके बारे में है, ये चाइना के बारे में आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी है, वो एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और उसमें कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर चाइना से रिलेटेड बताई गई हैं, जो कि चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, अभी यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है, ये आपको चाइना के प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जी जिनपिंग। ठीक है, तो जी जिनपिंग जो है ये क्या है, ये यहाँ पर आपको, ठीक है, प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। चाइना की जो कैपिटल है ये आपको बीजिंग देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ठीक है, इसके 100 साल जो है वो यहाँ पर पूरे हो गए हैं। ठीक है, 1921 में इसका फाउंडेशन यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 100 साल यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा बढ़ाई वगैरह करी हुई है, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ इकोनॉमी के बारे में है ना, कि चाइना इज वर्किंग टू फॉर्म अ न्यू डेवलपमेंट पैराडिम ऑफ ड्यूअल सर्कुलेशन अलाउज द डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट टू रीइंफोर्स ईच अदर विद द डोमेस्टिक मार्केट एज द मेन स्टे।
चाइना की जो भी यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात है, ठीक है, कौन कौन से रिफॉर्म इन्होंने यहाँ पर करे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किया है, ठीक है, पीस के ऊपर इन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किया है, डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने क्या क्या काम किया है ना, पॉवर्टी रिलीफ के लिए इनका क्या एजेंडा है ना, और कोविड-19 को फाइट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या क्या एक्शंस लिए हैं, इन सब चीजों की एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन के लिए इसमें से कोई चीज जो है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इन्होंने 100 साल में यहाँ पर क्या क्या काम किया, किस किस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया, तो ये मैंने अटैच कर दिया है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा अगर आपको समय मिले। बाकी इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें चाइना ने अपनी बातें यहाँ पर बताई हैं और हम लोग जानते हैं कि चाइना का यहाँ पर किस तरीके का रवैया है और किस तरीके की पॉलिसीज वो यहाँ पर फॉलो करता है और प्रमोट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये यूएई के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा मैप वगैरह हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। हम सभी को पता है कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ये हो गया आपका गल्फ ऑफ ओमान। और यहां पर जो पर्टिकुलर लोकेशन आपको देखने को मिलती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जगह पर ये आपको यूएई देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल जो है ये है आपकी अबू धाबी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको बोलते हैं दुबई। तो यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है वो ये है कि भाई अगर मान लीजिए कि कभी हमारे देश में कोई दूसरी चीजें चल रही हैं, ठीक है, जैसे कभी इलेक्शन वगैरह हो गया है ना, या कोविड-19 वगैरह हो गया, तो यूएई जो है वो एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हमारे क्रिकेट मैच वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, है ना। जैसे अभी पिछली बार वाला भी जो यहाँ पर आईपीएल था वो भी यहाँ पर हुआ था, है ना। फिर दूसरा वाला इस साल का जो अभी यहाँ पर आईपीएल चल रहा था वो यहाँ पर इंडिया में हुआ, लेकिन कोविड-19 के बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिले। जो यहाँ पर बबल था वो यहाँ पर ब्रेक हो गया, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि अब आगे का जो बचा हुआ आईपीएल है वो यूएई में किया जाएगा। तो इसी सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन राइटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूएई और पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो भी एक अच्छा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमें इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि भाई जो भी हम यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीजें यूएई में करते हैं कहीं ये हमारे ऊपर उल्टी ना पड़ जाए, है ना। कि अगर ये पाकिस्तान के साथ जो है वो यहाँ पर अच्छे रिलेशन बनाएंगे और उसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छा साइन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि हमको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम बात करेंगे कि जो यूएई है वहां की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दिरहम, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर जो है कंट्री की करेंसी आपको देखने को मिलेगी। फ्लैग मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर हम 1 दिरहम के बारे में बात करेंगे तो ये 20 इंडियन रुपीज के बराबर है ना। अगर हमें कोई 1 दिरहम यहाँ पर देगा तो हमें आज का रेट जो रेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो 20.25 जो दिरहम है वो हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, ठीक है, ये बात कर रहा है सीबीएफसी के बारे में, ठीक है। मैंने कल आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसके चेयरमैन प्रसून जोशी जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ नए अमेंडमेंट वगैरह करे जा रहे हैं, ठीक है। नया बिल यहाँ पर लाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर सीबीएफसी चीजों को यहाँ पर अप्रूव करेगा, है ना, या उनको सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ लगता है, यूनियन गवर्नमेंट को कुछ लगता है, तो वो इसके चेयरमैन को दोबारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर को आप मूवी जो वगैरह है उसको रिव्यू करिए और देखिए कि इसको सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो कल वाला जो आर्टिकल था जिसमें मैंने 30 जून 2021, ठीक है, इस दिन मैंने ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो वही सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बातें कर रहा है, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि 28 जून को, ठीक है, हमारे देश के 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है, उनका यहाँ पर क्या हुआ कि 100 साल जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मतलब कि 100 साल जो है वो यहाँ पर इनके बर्थ को कंप्लीट हो गए। तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड पर ही एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए गए। देखिए पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे देश में ना जो पब्लिक है, मतलब सरकार अपने देश में जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तहत यहाँ पर क्या है कि जो प्राइवेट एंटिटी हैं उनको भी यहाँ पर कई सारे अधिकार दिए गए ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम थोड़ी सी यहाँ पर इंप्रूव कर सकें। जो मार्केट एक्सेस वगैरह होता है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो
प्राइवेट कंपनी है वो भी यहाँ पर इंप्रूव कर सकें। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, ये डेवलपिंग स्टेज में तो थी ही, लेकिन काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर वो डेवलप यहाँ पर होने लग गई। आज के टाइम पीरियड पर भी अगर हम देखेंगे तो काफी सारी जो चीजें हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंगल अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे अभी जो एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसने काफी चीजों को जो है वो प्राइवेटाइज यहाँ पर किया है। तो ये चीजें हमको देखने को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, एक ये बताया गया है जिसमें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, आरसीईपी। तो आरसीईपी में जो है वो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे यहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको साइन कर लेंगे तो हमारे देश के जो छोटे छोटे यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, है ना, डेयरी सेक्टर है, उसको काफी नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि हमने उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लगाया है ना, क्योंकि अगर हम आरसीईपी वगैरह में यहाँ पर होते तो जो आसियान कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज आपको 10 देखने को मिलेगी, जिसको हम याद करने के तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम बोलते हैं टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया आपका थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, एक भी मतलब बर्मा, बर्मा जो है वो म्यांमार का पुराना नाम है, ब्रूने हो गया, सिंगापुर। तो ये 10 कंट्रीज हैं जो यहाँ पर आसियान यहाँ पर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ये सब जो कंट्रीज हैं ये भी आपको इसका पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिली, और इन फ्यूचर हमें इसको साइन करना पड़ेगा अगर हम अपनी इकोनॉमी वगैरह को और ज्यादा यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब इकोनॉमी हमारी ओपन होगी ना, तो इससे क्या है कि जो ट्रेड वगैरह की एक्टिविटीज होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज के साथ आपको देखने को मिलेगा वो है। अच्छा, आरसीईपी का जो मेन पर्पस था ना, वो यहाँ पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ही था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उनके यहाँ के सामान होते हैं वो हमारे यहाँ पर अगर आएंगे तो उन सब चीजों को हम आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपने सामान को भी उनके देश में भेज सकते हैं। लेकिन हमें डर ये था कि भाई अगर हम दूसरी चीजें जो है उनको यहाँ पर अलाउ करेंगे तो हमारे देश के जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पर क्या है कि उनका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चाइना वगैरह से सामान यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में बात हो रही है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो इन सब चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन किया गया, और जब आरसीईपी को हमने नहीं साइन किया गया तो काफी मिले जुले रिस्पॉन्स थे। कुछ लोग यहाँ पर जो है वो कह रहे थे कि ठीक हुआ ये, है ना, क्योंकि हमारे डेयरी सेक्टर वगैरह वालों को काफी नुकसान हो जाएगा। लेकिन कई सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया जो है वो ज्यादा दिन तक इससे बाहर नहीं रह सकता, है ना। अगर आप इससे बाहर रखोगे तो आप यहाँ पर जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह दिया है, लुक ईस्ट पॉलिसी वाला जो प्रोविजन था ना, ये पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड पर जो है वो निकलकर सामने आया था, ठीक है। उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये चीज भी जो है वो थोड़ी सी हैम्पर होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हायर एजुकेशन में क्या चीजें हैं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने यहाँ पर कुछ बातें बोली हैं, वो मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पर समझा दूंगा। पहले आप एक बार थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करें तो 6 साल से लेकर 14 साल तक की जो यहाँ पर स्कूलिंग होती है, जिसमें प्राइमरी स्कूल हो गया, अपर प्राइमरी स्कूल हो गया, ये सब जो है ये कंपलसरी एजुकेशन की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ पर आया था, ठीक है, उसके तहत यहाँ पर 6 साल से 14 साल तक की जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, ये बात यहाँ पर कही गई थी, जिसको कंपलसरी एजुकेशन कह रहे हैं। फिर 11th-12th वाली जो पढ़ाई हो गई ये सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर की जितनी भी पढ़ाई होती है वो हायर एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस पूरे के पूरे आर्टिकल में जो है ये हायर एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या बातें बताई जा रही है, देखिए, पहली बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि आज के टाइम पीरियड पर सीबीएसई और जो अलग अलग तरीके के स्टेट बोर्ड है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, उसने 10th और 12th क्लास की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर क्या कर दी है कि वो जो है वो एग्जामिनेशन वगैरह कैंसिल कर दिए हैं, है ना। और प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे जो भी आपका असेसमेंट वगैरह होगा उनके बेसिस पे यहाँ पर उनका मार्कशीट वगैरह जो है रिजल्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यूजीसी यहाँ पर ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन के बेसिस पे जो है ना, जो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं उसमें इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। उनका यहाँ पर क्या करना है कि उनका आपको एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाना है। अगर अभी एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है तो आप बाद में करवाइए। अगर अभी आप एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी, और उनके बेसिस पे आप यहाँ पर उनका एग्जामिनेशन लीजिए, ठीक है। जैसे ऑनलाइन हो गया, पहले से अगर आपको सेशनल वगैरह है वो दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की एग्जामिनेशन लीजिए, बिना एग्जामिनेशन लिए उनको यहाँ पर पास मत करिए, ये यूजीसी का यहाँ पर कहना। और ये चीजें काफी जरूरी हैं क्योंकि ग्रेजुएशन जो है वो लर्निंग की एक काफी अच्छी स्टेज यहाँ पर होती है,
और अगर हम केवल जो हमारे कॉलेज में अलग अलग तरीके की चीजें यहाँ पर होती है उनके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर मार्क्स देंगे तो इससे भी काफी प्रॉब्लम्स जो है वो इन फ्यूचर हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यूजीसी का यहाँ पर जो है वो ये सोच रहा है। आप लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में जो ये चीजें जो है प्रमोट करी जा रही है, जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, उन्होंने 12th क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया तो फर्स्ट वेव आ गई, है ना, तो उनको सेकेंड ईयर में भेज दिया, सेकेंड ईयर में भी उनको प्रमोट कर दिया गया क्योंकि सेकेंड वेव यहाँ पर आ गई। तो इससे यहाँ पर क्या है कि वो जो ग्रेजुएशन में जो चीजें उनको यहाँ पर सीखनी चाहिए ना, वो सब चीजें वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे, और इसीलिए जो है वो एग्जामिनेशन वगैरह काफी कंपलसरी है कि एटलीस्ट यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स कुछ तो करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। तो ये जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 मैंने यहाँ पर आपको बताया ना, इसमें या तो मैंने चीजें डिस्कस कर ली है पहले, है ना, या तो वो एग्जामिनेशन के लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और या तो मैंने उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, अच्छा, आज के लिए जो हम यहाँ पर चीजें डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जिसमें अभी एक पैकेज अनाउंस किया गया सरकार के द्वारा। तो उसको राइटर जो है वो काफी क्रिटिसाइज यहाँ पर कर रहे हैं ना, कि आपने पैकेज क्या अनाउंस किया, आपने लोन और क्रेडिट वगैरह जो शब्द हैं यही सब चीजें यहाँ पर बोल दी हैं, तो उनके बारे में जो है वो कुछ बातें बताई गई हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। कार्टून के ऊपर हम नजर डालेंगे, डेटा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेटा पॉइंट भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये हम कवर करेंगे। तो अब अगर बात करेंगे तो कार्टून में अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर में आप सभी को पता है कि एक ड्रोन अटैक हुआ है, और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी अलग अलग तरीके के ड्रोन्स हैं, ठीक है, और जितने भी अलग अलग तरीके के आप यहाँ पर फ्लाइंग टॉयज वगैरह आप यहाँ पर देख लीजिए, ड्रोन्स प्लस जितने भी यहाँ पर फ्लाइंग टॉयज वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है ना, कि मतलब ये सब चीजें जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगेंगी, और इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 144 है उसके तहत यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में अब बैन कर दी गई हैं, है ना, मतलब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है वो लगा दी गई हैं। तो उसी के ऊपर जो है ये आज का कार्टून है। तो यहाँ पर क्या है कि, है ना, मोदी जी को लग रहा है कि ये इस तरीके का जो ये इमोजी है ना, आप ये देख सकते हैं, तो इस तरीके से हेलो जो है वो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ये बता रहे हैं, है ना मोदी जी, ये हेलो नहीं है, ये ड्रोन है। ठीक है, और ड्रोन वगैरह वाली चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये उसी तरीके का कार्टून है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये डेटा पॉइंट जो है ना, ये काफी मतलब अच्छा एक डेटा पॉइंट है। देखो इसमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पीपल इन द साउथ ऑफ इंडिया टेंड टू बी मोर रिलीजियसली इंटीग्रेटेड एंड लेस अपोज टू द इंटररिलीजियस में डेटा फ्रॉम अ नेशन वाइड सर्वे कंडक्टेड बाय द प्यू रिसर्च सेंटर शो। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे तो साउथ इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या है कि उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज है ना वो काफी ज्यादा है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियसली यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो इंटर रिलीजियस यहाँ पर मैरिज होती है, ठीक है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो शादी होती है उसके लिए वो लोग ज्यादा अपोज नहीं करते, है ना, मतलब काफी अच्छा पॉइंट है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में चीजें क्या है कि वो काफी लिमिटेड है ना, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर इंटीग्रेटेड यहाँ पर नहीं है अपने रिलीजन से। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि इंटर रिलीजियस मैरिज के बारे में अगर बात करें तो वो लोग इस चीज का काफी अपोज जो है वो नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर करते हैं। तो ये एक प्यू रिसर्च सेंटर ने है वो डेटा यहाँ पर जो है वो कंडक्ट किया है। ठीक है, दो पीपल फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स आर इक्वली इफ नॉट मोर रिलीजियस देन सिटीजन इन द अदर पार्ट, रिलेटिवली फीवर ऑफ देम कंसीडर देयर्स टू बी वन ट्रू रिलीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे वहां पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी किसी पार्ट से वहां के लोग कम रिलीजियस हैं, ठीक है, या तो बराबर हैं या तो आप उनसे ज्यादा ही यहाँ पर कह सकते हैं। तो वो यहाँ पर क्या है कि उनमें से आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि केवल एक ही ट्रू रिलीजन है ना। साउथ इंडिया में ये चीजें नहीं है कि केवल हमारा धर्म श्रेष्ठ है ना, ऐसा नहीं मानते वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं कि सभी धर्म को जो है वो यहाँ पर ट्रू रिलीजन की तरह से यहाँ पर देखते हैं। फॉर इंस्टेंस 62% of the people from the south go to places of worship at least once a week, which is more than a share in the central, eastern, western and north eastern part। मतलब वहां पर अगर बात करेंगे तो साउथ इंडिया के 62% लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार जो है वो मंदिर यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, आप लोग खुद अपने से ये चीजें यहाँ पर कनेक्ट करिएगा और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप हफ्ते में जो है वो कितनी बार जो है वो मंदिर यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अगर एक बार जाते हैं तो 1 लिखिएगा, 0 बार जाते हैं तो 0 लिखिएगा, 5 टाइम्स जाते हैं, रोज जाते हैं, तो जैसा भी आपका हो, तो आप उससे भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। अबाउट 57% वो रिलीजियस, ठीक है, पेंडेंट्स,
ठीक है, हाइयर देन ऑल रिलीजन एक्सेप्ट सेंट्रल इंडिया 58%, ठीक है, मतलब सेंट्रल इंडिया में 58% जो है वो रिलीजियस चीजों को यहाँ पर पहनते हैं, ठीक है, और 57% जो है साउथ इंडिया में। हाउएवर ओनली 37% ऑफ देम एटलीस्ट अमंग रीजन्स थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप वुमेन इन देयर कम्युनिटी फ्रॉम मैरिंग इनटू द अनदर रिलीजन। तो केवल 37% लोगों का यहाँ पर साउथ इंडिया में ये मानना है कि हमारी कम्युनिटी, हमारे रिलीजन की जो महिला है वो किसी दूसरे महिला या किसी दूसरे पुरुष के साथ दूसरे रिलीजन में यहाँ पर शादी न करे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम नाउ पर्सनली। तो 86% जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया के वो यहाँ पर कह रहे हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंडिया के 92, साउथ में बात करेंगे तो 69% लोग इस बात को यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। माई रिलीजन इज वन ट्रू रिलीजन, ठीक है, नॉर्थ में 40% लोग कहते हैं, साउथ में 26% लोग यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब ये नंबर काफी कम है। देयर क्लोज फ्रेंड्स आर द सेम रिलीजन एज देम, ठीक है, 40% लोग, 29%, ठीक है। आप में से भी कई सारे लोग होंगे जिनके हर धर्म के दोस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट मुस्लिम एज ए नेबर, आंसर शाउट फ्रॉम हिंदूज, ठीक है, हिंदू लोगों ने ये आंसर यहाँ पर दिया है। तो 56% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर 75% लोग मुस्लिम को अपना जो नेबर है वो यहाँ पर बनाने के लिए एग्री करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप वुमेन इन देयर कम्युनिटी फ्रॉम मैरिंग इनटू द अनदर रिलीजन, 74% और 37%। ऑल ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड्स आर मेंबर ऑफ द सेम कास्ट, 22%, और यहाँ पर ये 17%। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप वुमेन फ्रॉम मैरिंग इनटू द अनदर कास्ट, 72%, और ये 37%। हिंदूज हु सेड अ पर्सन कैन नॉट बी हिंदू इफ दे ईट बीफ, तो 83%, और ये 53। अगर मतलब हिंदू है तो अगर उसने बीफ है ना वो खा लिया तो वो हिंदू नहीं है। तो ऐसा 83% लोग जो है वो नॉर्थ में मानते हैं और 52% लोग जो है वो साउथ में मानते हैं। मुस्लिम हु सेड अ पर्सन कैन नॉट बी मुस्लिम इफ दे ईट पोक, ठीक है, जो यहाँ पर पिग का यहाँ पर मीट होता है उसको पोक कहते हैं। तो 72% लोग यहाँ पर मानते हैं और ये 63%। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ हिंदू इन ऑर्डर टू बी अ ट्रूली इंडियन, हिंदू होना जो है वो ट्रूली इंडियन के लिए जरूरी है, 57-39। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक हिंदी टू बी ट्रूली इंडियन, 62% लोग का मानना है, यहाँ पर केवल 27, ठीक है। वन नेशन वन लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दे गो टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एटलीस्ट वीकली, 70%, और ये 60%, 62%, ठीक है। फिर उसके बाद बात हो रही है यहाँ पर कि हैव एन ऑल्टरेशन ऑफ रिलीजियस सिंबल इन देयर होम, 81, और ये 76। दे जनरली वियर अ रिलीजियस पेंडेंट, 53% और 57%, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पूरी की पूरी चीजें जो है वो यहाँ पर आपको कवर होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर देखें तो द सदर्न वर मोर लिबरल व्हेन इट केम टू द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब कुछ भी खा सकते हैं। Relatively fewer of them considered a person to be not Hindu if they eat beef, a person to be the Muslim if they consume pork. People from the south also had a more close friend from outside their religion and caste circle compared to the person from other parts of India, ठीक है। तो वही सब चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है तो ये है। तो अगर आप कभी यहाँ पर कोई स्टेटमेंट वगैरह देना चाहें तो आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इससे आपको जो है काफी हेल्प यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉल डोसेस के बारे में। यहां पर बोला जा रहा है कि द फर्स्ट रिलीफ पैकेज फॉर द सेकंड कोविड-19 वेव फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जितनी यहां पर उम्मीदें थी है ना उससे यहां पर कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पैकेज जो है ये टोटल कितने का है, ये 6.29 लाख करोड़ का है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर लॉन्च किया है। नियरली 2.68 लाख करोड़ ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रेडिट गारंटीज, मतलब कि जो लोन वगैरह आप यहां पर लोगे ना उस तरीके की गारंटी जो है वो यहां पर 6.29 में से 2.68 लाख करोड़ जो है वो इस फॉर्म में आपको दिया गया है। A further 1.5 lakh crore of guarantees have been promised to add to the 3 lakh crore emergency credit scheme, but the scheme's tenure has not been extended beyond September 30। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी वगैरह की सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर आपको क्रेडिट लोन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है वो केवल 30 सितंबर तक यहाँ पर दी गई है। Similar backing has been announced for loan worth rupees 60,000 crore to the COVID affected sector, but only tourism has been publicly identified। मतलब कि कोविड-19 की वजह से जो अलग अलग तरीके के सेक्टर्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या किए गए कि जिनको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है उनकी मदद यहाँ पर करी जाएगी, लेकिन पब्लिकली केवल टूरिज्म सेक्टर के बारे में जो है वो यहाँ पर बात करी गई है। फ्री वीजाज जो यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात हो रही है कि भाई जो शुरू के कुछ लोग होंगे उनको हम फ्री वीजाज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, वो काफी अच्छा है, लेकिन हमारे देश में पेंडेमिक की सिचुएशन को कंट्रोल करना, वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड करना, जो अंडर 18 है उनको भी यहाँ पर कवर करना, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा, तभी लोग हमारे देश में यहाँ पर आना चाहेंगे। लोन्स ऑफ रुपीज 1 लाख टू 10 लाख फॉर ट्रेवल एजेंट्स, ठीक है, ट्रेवल एजेंट्स जो है उनको 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन होगा। मे हेल्प मीट सम लाइबिलिटीज
और एक्सपेंसेस बट वोंट मेक पीपल टेक हॉलीडेज, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर आप खुद भी अगर यहाँ पर सोचेंगे और आपसे कोई बोले कि भाई बाहर घूमने जाओगे क्या, तो हो सकता है कि आप में से काफी लोग जो है वो इस बात के लिए मतलब अपने आप को रोके कि थोड़ी टाइम और निकल जाने देते हैं, सिचुएशन थोड़ी और अच्छी हो जाने देते हैं, उसके बाद हम घूमने यहाँ पर जाएंगे, है ना। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप बात करेंगे तो 50,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी जो है वो जो भी नए प्रोजेक्ट हैं, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मेट्रो सिटीज में, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.95% फिक्स कर दिया गया है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। 15,000 करोड़ जो है वो पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए हैं ताकि आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल पर्सनल वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से रिक्रूट किए जाए और उन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है वो प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, 1.5 लाख करोड़ की, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। और 60,000 करोड़ जो है वो कंसेशनल क्रेडिट फॉर सम सेक्टर्स, ठीक है। 25 लाख स्मॉल बोरोवर टू गेट गारंटीड चीप लोन, ठीक है, वर्थ ₹7,500 करोड़ थ्रू माइक्रो फाइनेंस फर्म्स, जो छोटी छोटी यहाँ पर फर्म्स हैं उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11,000 टूरिज्म एजेंट्स एंड गाइड टू रिज्यूम वर्क, उनको भी लोन दिया जाएगा, ठीक है, जो टूरिज्म वाले एजेंट्स वगैरह होते हैं। और 50,000 पर मंथ एक्सटेंडेड जो भी यहाँ पर सैलरीज वगैरह हैं, ठीक है। ईपीएफ स्वैप्स फॉर न्यू जॉब्स विद सैलरीज लेस देन 15,000 पर मंथ एक्सटेंडेड टिल मार्च, ठीक है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, ठीक है, अगर 15,000 से कम सैलरी है तो उसमें यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होगी, ठीक है। और पहले 5 लाख जो यहाँ पर विजिटर्स हैं उनको यहाँ पर फ्री वीजाज वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये 6.29 या 28 जो लाख करोड़ रुपए का पूरा स्टिमुलस पैकेज है उसके बारे में बात हो रही है। अब राइटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डिमांड, है ना। हमारे देश में डिमांड जो है वो उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना। डिमांड भी नहीं है ना, मतलब लोग सोचे कि भाई कुछ चलो खरीदते हैं, लेकिन इतना महंगी चीजें यहाँ पर हो गई हैं कि इसकी वजह से हमारे देश में एक नई तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। अब propensity to save for future medical bills and uncertain job market have led to belt tightening from consumers। मतलब आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है ना। तो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यार हम अपना पैसा बचा लेते हैं कि कभी इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कम से कम मेडिकल बिल भरने के लिए तो हमारे पास पैसे यहाँ पर होंगे, तो इसलिए मेडिकल बिल्स के लिए वो यहाँ पर पैसे बचा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि आज के टाइम पीरियड पर जॉब मार्केट वगैरह जो है वो काफी अनसर्टेन हो गया है, ठीक है। लोग जॉब कर रहे हैं, हाफ सैलरी मिल रही है, कई सारे लोगों को निकाल दिया गया है, कब कैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए लोग यहाँ पर मार्केट में पैसा अपना खर्च नहीं करना चाहते। फ्यूल प्राइजेस के बारे में तो सबको आपको पता ही है कि कितना ज्यादा फ्यूल प्राइजेस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि सरकार जो है वो अपना फिजिकल जो यहाँ पर बैलेंस होता है उसको बनाना यहाँ पर अच्छी तरीके से चाह रही है कि भाई ज्यादा यहाँ पर कोई हमको नुकसान यहाँ पर ना हो, है ना। इससे आप जो भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं उनको तो अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, वो आपको अच्छी रेटिंग यहाँ पर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर डिमांड को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी तब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो वापस ट्रैक पर नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लोग पैसा तब खर्च करेंगे जब यहाँ पर क्या होगा कि उनके पास पैसा होगा, है ना। और आपको यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स वगैरह होती हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन हमारी सोसाइटी के हैं, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो मेंटेन होती हुई देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की उम्मीद यहाँ पर करी गई थी, है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर अच्छी हुई है, कुछ चीजें जो है वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार यहाँ पर नहीं हुई है, और इस वजह से राइटर जो है वो इस तरीके की बातें यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप हमारे सीडीएस और एफकेट के प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, मैं आपको सारी डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करके उसमें भी आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। आज से हमारा एसएसबी इंटरव्यू का लाइव कोर्स जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये लाइव कोर्स होगा, तो ये वाला कोर्स जो है वो 1 जुलाई से मतलब आज से स्टार्ट होगा। और सब लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसका जो टाइम है वो मैंने 9 बजे से रात को 10:30 बजे तक यहाँ पर रखा है। टोटल मैं आपको 30 सेशंस प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा जरूरी होंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में भी जुड़ना चाहें तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था गाइस आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।